नमस्कार दोस्तों, 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है जिससे हम क्या करेंगे। पहला चैप्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप आई बटन में आप देख लीजिएगा और आप इसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर क्या करेगा, आपको यूपीएससी से लेकर के जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, यानी कि बीपीएससी का भी एग्जाम जो आने वाला है 67 बीपीएससी, उसमें भी काफी लाभदायक होगा। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक तो कंसेप्ट क्लियर होगा और दूसरा क्या कि वो चैप्टर एक तरह से पूरी तरह रिवाइज हो जाएगा। तो सिर्फ हम हिंदी का लेके आए हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड को हम यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा बहुत बता देंगे। खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। तो हम सेलेस्टियल बॉडीज किसको कहेंगे? सेलेस्टियल बॉडीज अगर हम जान जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें सेलेस्टियल बॉडीज कौन है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कि सूर्य, चंद्रमा और आकाश में सभी चमकने वाली जो भी वस्तु है उस सबको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। तो रात्रि के समय हम क्या देखते हैं, रात्रि के समय क्या क्या शाइनिंग करता है। रात्रि के समय शाइनिंग जो करता है, शाइनिंग एट नाइट, ठीक है, शाइनिंग लिखते हैं। तो रात में द मून, तो चंद्रमा तो रात में चमकता ही है। और द सन लिखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, द सन। सन क्यों लिखे? कि सन एक क्या है, एक स्टार है, एक तारा है, तो हम उसको समझेंगे। और जितनी भी वस्तुएं है, ऑल दीज ऑब्जेक्ट, आकाश में चमकने वाले जितने भी वस्तुएं हैं, यानी कि आपको चंद्रमा से लेकर के सूर्य है और जितने भी वस्तुएं हैं जो रात्रि के समय आकाश में आपको चमकती हुई दिखाई देती है, यानी कि शाइनिंग करती हुई दिखाई देती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ये आपको शाइनिंग है, SHI, ठीक है। तो आपको ये शाइनिंग है, शाइनिंग NING, ठीक है। तो शाइनिंग करते हुए जो भी दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी खगोलीय पिंड कहते हैं। तो इसमें बताइए कौन होगा? सूर्य होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। चंद्रमा भी होगा, बिल्कुल। उल्का पिंड ये भी होगा, और क्या है, पृथ्वी भी होगा। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो हमने सूर्य को एक तारा भी कहा, क्यों कहा? आप तो सेलेस्टियल बॉडी समझ गए, आप थोड़ा बहुत समझ जाइए, बड़ा हो, ठीक है, और क्या हो, जिसके पास जो हॉट हो, जो गर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको तारा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या है स्टार का, जिसके पास स्वयं का लाइट होता है, ठीक है, ALIGHT होगा, ठीक है। जिनके पास ये H है, ठीक है, जिनके पास लाइट है और क्या होते हैं, और ऊष्मा भी होता है, यानी कि हीट भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम तारा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्टार, यानी कि तारा कहते हैं। और तारा समझ गए तो प्लैनेट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। प्लैनेट, तो हम प्लैनेट किसको कहेंगे, जो क्या है, प्लैनेट यानी कि अंग्रेजी वर्ड से इंग्लिश वर्ड से लिया गया है। प्लैनेट का अर्थ होता है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई मतलब होता है परिभ्रमण करने वाला, यानी कि चारों तरफ घूमने वाला, परिभ्रमण करने वाला। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो प्लैनेट का अर्थ क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, आपको स्टार से क्या होता है, यानी कि तारा से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, साइज तो इससे छोटा होता है, ठीक है। तो स्मॉल साइज लिख देते हैं, कारण कि तारा बहुत बड़ा होता है और उससे क्या होता है, ये छोटा होता है। जैसे सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य से कितना छोटा है पृथ्वी, बहुत छोटी है। अब देखिए साइज भी। और लाइट क्या है, इनके पास लाइट भी नहीं होता है। ये क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश से या तारों के प्रकाश से, सूर्य कहिए या तारा कहिए, बात तो एक ही है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है या जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लैनेट कहेंगे, ठीक है। प्लैनेट किसको कहेंगे, ये क्या होते हैं, तारों के प्रकाश से, यानी कि स्टार से क्या होता है, तारों के प्रकाश से
प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। बस बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए तो बहुत आसानी से बता दीजिएगा। ये ऑप्शन में देखिए क्या है, जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि तारा तो आकार में बड़ा होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। तो देखिए अपनी ऊष्मा भी है, हीट भी है और प्रकाश तो है। तो ये क्या होगा, ये खगोलीय पिंड को, किन खगोलीय पिंड को तारा कहेंगे, जिनके पास लाइट भी होता है और हीट भी होता है, यानी कि जिसके पास अपनी ऊष्मा भी है और दूसरा क्या है, प्रकाश भी है। तो ये बी नंबर जो है आंसर हो गया। इसको तो पढ़ने का कोई बनता ही नहीं है। अब तीसरा नंबर देखिए, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है। देखिए कॉन्स्टिलेशन के बारे में आप पढ़िएगा कि कॉन्स्टिलेशन, तो कॉन्स्टिलेशन हम किसको कहते हैं, नक्षत्र मंडल। ठीक है, आंसर भी बता दिए, लेकिन आंसर से कोई मतलब नहीं है, पहले कंसेप्ट समझिए। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिलेशन किसको कहेंगे, इसको देखिए, कॉन्स्टिलेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्स्टिलेशन, यानी कि नक्षत्र मंडल कहिए या तारा मंडल भी इसको कहते हैं। तारा मंडल यानी ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये भी क्या है, ग्रुप में रहता है, लेकिन क्या है, ये भी क्या है, कॉन्स्टिलेशन भी ग्रुप में रहता है, लेकिन क्या है, क्या यहाँ लिखा हुआ है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा, यानी कि क्या होता है, बहुत सारा समूह मिलकर के क्या करता है, एक शेप का निर्माण करता है। ठीक है, एक इमेजिनरी क्या है, शेप बनाता है। ये क्या है, एक सर्टेन इमेजिनरी शेप क्या है, बनाता है। ठीक है, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार है, तारों का समूह है, लेकिन क्या करता है, ये एक शेप बनाता है। फिर से समझिए, ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार। जैसे आप सबसे पहले ये समझिए, ये आपका कॉन्स्टिलेशन हो गया। ठीक है, CONS लिख दिए तो कॉन्स्टिलेशन, और यहाँ गैलेक्सी समझिए, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, तारों का समूह, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स है। और ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार है, लेकिन ये देखिएगा एक छोर से दूसरी छोर तक जो है सफेद पट्टी की तरह जो है फैली रहती है। ठीक है, तो इसको नहीं बताते हैं, और डिफरेंस बताने के लिए गैलेक्सी को बताए हैं। अगर बाद में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा ही। लेकिन क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार के साथ साथ क्या है, ये एक इसका शेप होता है, ये एक तो इसका एक आकार होता है। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन का क्या है, एक आकार होता है। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी को कहते हैं बिग बियर। ठीक है, तो अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है ना। अच्छा, सप्तर्षि का नाम सुने होइएगा, 7 तारों का समूह। तो क्या है, यानी कि सप्तर्षि के बारे में सुनिएगा, सप्तर्षि, सप्त ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि, सप्तर्षि, तो सप्त ऋषि मतलब 7 तारों का समूह होता है। ठीक है, सप्त ऋषि या सप्तर्षि इसको हिंदी में कहते हैं। तो सप्तऋषि क्या है, ये किसका पार्ट है, अर्सा मेजर का ही पार्ट है, ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप कॉन्स्टिलेशन समझ गए। कॉन्स्टिलेशन किसको कहते हैं, कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां तक, तो ये आप डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ये डी नंबर हो जाएगा। अब 4 नंबर देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। अब तो समझ गए, ये बता ही दिया है, कितना आसान हो गया है बिल्कुल बनाना। तो नक्षत्र मंडल, ठीक है, या तारा मंडल कहिए। अब 5 नंबर देखिए, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। बताइए ग्रह किसको, तो पहले ही बता दिए हैं, जो आकार में क्या हो, छोटे हो, आकार में बहुत बड़े हो। ये बड़े की जगह पर गलत लिखा गया, जो आकार में क्या हो, बड़े हो,
ये क्या है, तो ये तो होगा ही नहीं। क्यों, आकार में बड़ा कौन होता है, तो स्टार होता है आकार में बड़ा, तारा होता है जिनके पास अपनी क्या है, ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो ये तो तारों के पास होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जिनके पास अपने ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं जो अन्य तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल सही है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, यानी कि प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, इसी को प्लैनेट या इसी को ग्रह कहते हैं। ठीक है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है, वो क्या है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो 5 नंबर भी आप समझे। अब देखिए 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है, सही बात है, अर्थ क्या है, एक ग्रह है, तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। देखिए सोलर सिस्टम, जब आप देखिएगा सोलर सिस्टम हम पढ़ाए हैं, उसमें देखिएगा क्या, इसको अच्छा से बताए हैं। तो सोलर सिस्टम में क्या है, अर्थ जो है सन जो है बिल्कुल सेंटर में है, सन क्या है, सेंटर में है, और चारों तरफ से क्या है, जितने भी 8 जो प्लैनेट है यानी कि ग्रह है, वो क्या करते हैं, इसका परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसका चक्कर लगाते हैं। तो आगे देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा ग्रह है, तीसरा बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों, आप इसको देखिए कि जैसे यहाँ पे यदि सन है, ठीक है, तो सन के जस्ट बाद कौन सा प्लैनेट है, तो आपको मरकरी है यानी कि बुध है। बुध के जस्ट बाद जाइएगा तो क्या है, आपको वेनस है यानी कि शुक्र है, और शुक्र के जस्ट बाद जाइएगा तो यहाँ पे आपको अर्थ आता है। अर्थ के बाद जब जाइएगा तो क्या आता है, बोलिए, मार्स आता है। ठीक है, मंगल ग्रह आता है, और मंगल के बाद जाइएगा तो आपको जुपिटर आता है। यही ये तो बिल्कुल सही है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है तथा अन्य तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। देखिए तो ये 1 नंबर हो गया, मरकरी हो गया 1 नंबर, दूसरा हो गया वेनस, और तीसरा अर्थ हुआ। तो ये तो बिल्कुल गलत आपको दिखाई दे रहा है। तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, नहीं, आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो वो आकार में 5वां बड़ा ग्रह है, 5वां। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकार में, तो आपका जुपिटर है। और सबसे छोटा कौन है, तो आपका मरकरी है। चलिए तो बाद में देखते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल एक, केवल एक। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर, ये आकार पर नहीं, आधार होगा। ठीक है, आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती दूरी यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से देखना है कि सन है, फिर क्या है, फिर उसके बाद कौन सा प्लैनेट है, उसके बाद कौन प्लैनेट, ऐसे पूरा प्लैनेट जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देखिएगा, बिल्कुल। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम, बुध मंगल शुक्र है क्या, बोलिए, शुक्र मंगल पृथ्वी बुध है, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको मरकरी है, मरकरी मतलब बुध है। ठीक है, ये सही है। अच्छा, दूसरा नंबर पे क्या है, वेनस है यानी कि शुक्र है, तो इसमें नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल ए नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। और बी में देखते हैं, पहले शुक्र ही है, तो ये भी गलत है, पहले तो बुध है। सी में आते हैं, पहला नंबर बुध का है, सही बात है, यानी कि मरकरी है, और दूसरा नंबर शुक्र का है यानी कि वेनस का तीसरा है, दूसरा है, और तीसरा क्या है, मंगल है, नहीं, बिल्कुल गलत है। तीसरा तो पृथ्वी है, तो बुध है आपका पहला, शुक्र है आपका दूसरा, और तीसरा क्या है, पृथ्वी है, और चौथा मंगल है। तो डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप देखा। अब देखिए नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं, देखिए सूर्य के जो नजदीक होगा वही ना आंतरिक ग्रह होगा, यानी कि सूर्य से नजदीक है उसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी कि इनर प्लैनेट कहते हैं। तो यहाँ सन, फिर से देखिए बिल्कुल कंसेप्ट जो है ना क्लियर करके जाना है। यहाँ पे क्या है, मरकरी है जो काफी नजदीक है, 88 दिन में जो है ये एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, फिर सॉरी हमको नहीं बताना चाहिए लेकिन आंसर भी बता देना है।
मार्स है, फिर क्या है, सॉरी मरकरी है, मरकरी के बाद क्या है, वेनस है, और वेनस के बाद क्या है, तीसरा आपका अर्थ है, अर्थ के बाद क्या है आपका मार्स है। ठीक है, आपको यहाँ पे जुपिटर होगा, लेकिन समझने के लिए हम लोग क्या है, हम लोग और इसके बीच में कुछ है, अभी नहीं बताएंगे, क्यों, ये बताएंगे तो कंसेप्ट ही क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हर चीज को जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम इसका आंसर देते जाएंगे। तो देखिए, तो ये सूर्य के नजदीक ये जितना भी आपको ये चारों प्लेनेट जो दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट कहते हैं। जैसे बुध को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी को और मंगल को हम क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट कहते हैं। तो अब आंसर दीजिए, बुध क्या है, इनर प्लेनेट है, आंतरिक ग्रह है, तो बिल्कुल है। शुक्र है तो है बिल्कुल। मंगल है, बृहस्पति नहीं है। क्यों, बृहस्पति जो है इनर प्लेनेट नहीं, ये क्या है, बाह्य ग्रह है, आउटर प्लेनेट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो 1 2 3 ये होगा सही। तो देखिए कहाँ है, 1 2 3, तो बी में है 1 2 3, तो ये आपका बी सही हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो जुपिटर के बाद जितना भी आएगा, जुपिटर से लेकर के जितना भी प्लेनेट आएगा वो सब क्या होगा, बाह्य ग्रह होगा। ठीक है, साधारण सा बिल्कुल। ये 4 ग्रह जो मंगल तक याद रखिए, मंगल तक क्या होगा, यानी कि आपको मार्स तक क्या होगा, इनर प्लेनेट, यानी कि मंगल तक आंतरिक ग्रह होगा। और जुपिटर के बाद जो भी होगा, जुपिटर भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, वो सब क्या होगा, बाह्य ग्रह होगा। ठीक है, तो नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति से तो स्टार्ट ही है, यानी कि जुपिटर से स्टार्ट है बृहस्पति। ठीक है, शनि ये भी होगा, नेपच्यून, अरुण, वरुण ये सब होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखिए, नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन हो गया, बीपीएससी में पूछेगा, तो इसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। देखिए कथन ए में क्या कर रहा है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। बुध, तो बोलिए, बिल्कुल थोड़ा सा हम बताए हैं, उसी से बिल्कुल हिंट्स मिला होगा और आप आंसर कर सकते हैं इसको। बुध क्या है, यानी कि मरकरी क्या है, बिल्कुल नजदीक है, और इसको चक्कर लगाने में मात्र जो है 88 डेज लगते हैं। समझ में आया, बहुत ही कम समय में ये सूर्य का चक्कर क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाता है ये ग्रह। तो सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए सूर्य का परिक्रमा करने में इसको जो है बहुत कम समय लगता है। तो सही बात है, सबसे कम है, तो ए नंबर तो आपको कथन बिल्कुल सही लग रहा है ना, बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए, रीजन में बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सही बात है, सबसे नजदीक है, इसीलिए तो इसको परिक्रमण करने में, यानी कि रिवॉल्व करने में, रिवॉल्यूशन मोशन जो है, यानी कि और रोटेशन मोशन आप अर्थ में भी पढ़े होइएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ रिवॉल्व करने में सन का चारों तरफ घूमने में मरकरी को, यानी कि मरकरी जब रिवॉल्व करता है सन का, तो उसको काफी कम समय लगता है, यानी कि परिक्रमा करने में काफी कम समय लगता है। तो दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ए नंबर सही है। 11 नंबर की, सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो हम बताए हैं ना कि मार्स के बाद बताए हैं कि जुपिटर जो है काफी दूर है। देखिए मरकरी हुआ, यहाँ पे क्या है आपका वेनस हो गया, यहाँ पे अर्थ हुआ, अर्थ के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बोलिए, अर्थ हुआ, फिर मार्स हुआ, मार्स के बाद यहाँ पे हम बताए हैं जुपिटर हुआ। ठीक है, ये लिखते हैं जुपिटर के लिए, और यहाँ पे क्या है, एस्टेरॉइड्स बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। याद रखिएगा किसके किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच। ठीक है, मार्स से जस्ट बाद में जुपिटर आता है, इसी के बीच में है, याद रखना है। तो देखिए, सौर मंडल में किन ग्रहों के बीच जो है क्षुद्र ग्रह को हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। बुध और शुक्र नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शुक्र और पृथ्वी बिल्कुल गलत है। पृथ्वी और मंगल बिल्कुल गलत है। मंगल और बृहस्पति, ठीक है, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो समझ में आया। अब देखिए 12 नंबर, देखिए 12 नंबर, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। ये तो बिल्कुल बच्चा वाला है, ठीक है। तो आप देखिए किसका चक्कर लगा रहा था, जिसके कारण जो है क्या कहते हैं,
ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। ठीक है, किसका चक्कर लगाने में, बताइए। तो आपको इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि वरुण, नेपच्यून का। लास्ट में क्या आता है, नेपच्यून आता है। माई वेरी इफिशियंट, मतलब याद रखिएगा माई, ठीक है, एम से क्या हो जाएगा आपको, बोलिए, मरकरी हो जाएगा। ठीक है, बुध हो जाएगा। माई वेरी, वी से क्या हो जाएगा आपका, वेनस हो जाएगा, वेरी, ठीक है, वेनस हो जाएगा। इफिशियंट, ठीक है, इफिशियंट मदर, इफिशियंट, ई से क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा, अर्थ, इफिशियंट मदर। एम से क्या हो जाएगा, बोलिए, मदर नहीं लिख के एम भी लिख देंगे तो मदर। एम से क्या हो जाएगा आपको, बोलिए, मार्स हो जाएगा। माई वेरी इफिशियंट मदर। और जस्ट, जस्ट से, जे से क्या हो जाएगा, ये आपका जुपिटर हो गया, जस्ट। और सर्फ, सर्फ, ठीक है, तो सर्फ से क्या होगा, एस से क्या हो जाएगा आपको, सैटर्न हो जाएगा। ठीक है, सैटर्न हो जाएगा, सर्फ, अस, ठीक है, तो यू से क्या होगा, यूरेनस हो जाएगा। ठीक है, यूरेनस। और बोलिए क्या होगा, जस्ट, सर्फ, अस और नट। ठीक है, तो नट से क्या हो जाएगा, नट से, एन से क्या होगा आपका, नेपच्यून होगा, नेपच्यून होगा। ठीक है, नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं और यूरेनस को अरुण कहते हैं, अरुण और वरुण। ठीक है, तो वरुण जो है, ठीक है, नेपच्यून, तो नेपच्यून सबसे लास्ट है। और 9 जब ग्रह था तो क्या था, बोलिए, प्लूटो था। लेकिन प्लूटो को हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। अब ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, उसको बताना यहाँ पे उचित बन। ये क्या है, प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका भी होगा। 13 नंबर देखिए क्या है। 13 नंबर में नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। बिल्कुल ध्यान देके देखिए, ये कथन वाला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कथन, पृथ्वी का आकार को भू-आभ भी कहा जाता है, यानी कि जियोइड भी कहा जाता है। क्या बात सही है, देखिए। कारण, पृथ्वी के ध्रुव के पास थोड़ा चपटी है, देखिए बात बिल्कुल सही है। ये आपका अगर अर्थ हो गया, समझिए इसको, अर्थ हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या, ये ऊपर वाले को क्या करते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल। और नीचे वाले को हम साउथ पोल कहते हैं, लिख देते हैं एसपी। ठीक है, ये साउथ पोल। तो यहाँ पे क्या है, ये ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है, जिससे क्या है, इसका एक अलग ही आकार हो जाता है, जिस आकार को हम क्या कहते हैं, भू-आभ कहते हैं। इस आकार के कारण पृथ्वी का जो आकार बनता है उसको हम भू-आभ कहते हैं। भू-आभ क्यों कहते हैं, कि ध्रुवों के पास क्या है, यानी कि पोल के पास चपटी हुई है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं, जियोइड शेप। ठीक है, समझ में आया होगा। तो देखिए, पृथ्वी का आकार को भू-आभ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ा चपटी है, सही है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। अब 14 नंबर दे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें सत्य असत्य बताना है कि सत्य कौन सा है, ठीक है, सही कौन सा है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। क्या बात सही है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देती है। तो बिल्कुल बात गलत है। क्यों, कि जब हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं, यानी कि जब हम स्पेस से देखते हैं, स्पेस हम मान लेते हैं कि मून से ही देखते हैं, ठीक है, तो हमको पृथ्वी जो है कैसा दिखाई देता है, बोलिए, ग्रीन कलर का दिखाई देता है क्या, नहीं, ग्रीन नहीं दिखाई देता है। किस तरह दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, यानी कि नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों नीला दिखाई देता है, यानी कि ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है,
यहाँ वाटर बॉडीज यानी कि 71% तो सिर्फ पानी है, ठीक है, वाटर बॉडीज के कारण, वाटर बॉडीज के कारण, यानी कि यहाँ सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक है, पानी जो है पानी के कारण, यानी कि वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा है पानी के कारण, के कारण। कंसेप्ट बिल्कुल समझिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हरा रंग भी गलत हो गया और अंतरिक्ष से देखने पर हरे रंग का दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है, तो दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब 15 नंबर देखिए, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? सौर मंडल यानी कि सन है, इसको बिल्कुल ये चैप्टर ही इसी पे डिपेंडेंट है। क्या है? सन तो है ही, सन क्या है? सेंटर में है बिल्कुल, लेकिन हम सेंटर में नहीं बना के ऐसे बना रहे हैं। सन है और जितना भी प्लेनेट है, जितने ग्रह है, प्लेनेट हम हिंदी में बिल्कुल लिख रहे हैं प्लेनेट, PLANET लिख लीजिएगा, इंग्लिश भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लेनेट, ठीक है। जितने ग्रह है, इसके अलावा जितने उपग्रह है, जितने उपग्रह है एवं क्या क्या है बताइए? ग्रह है, उपग्रह है और क्या है? तथा अन्य खगोलीय पिंड भी। क्या है? तथा अन्य खगोलीय पिंड, यानी कि खगोलीय सेलेस्टियल बॉडीज भी, खगोलीय पिंड, इन सब को क्या कहते हैं? इस सब को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं, यानी कि इस सब को सोलर सिस्टम सिस्टम कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, सौर मंडल कहते हैं, इसको सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में क्या होता है? ग्रह भी होता है, उपग्रह भी होता है, तथा अन्य जितने भी, यानी कि अदर जो है सेलेस्टियल बॉडीज है, उस सब को हम क्या कहते हैं? हम शुरू में ही पढ़े हैं, तो यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जब पढ़े हैं उसमें, तो उसको क्या कहते हैं? सबको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो देखिए, सूर्य है सोलर सिस्टम का पार्ट है क्या? बिल्कुल, सॉरी, ये सोलर उपग्रह भी सोलर सिस्टम का पार्ट है, ग्रह भी, उल्कापिंड भी और सूर्य भी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा सीधे। अब 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सूर्य को बांधे रखता है, सॉरी, सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी कि सूर्य है और जितने भी ग्रह, उपग्रह और जितने भी खगोलीय पिंड है, इन सब को जो है क्या सूर्य का खिंचाव बल ही बांधे रखता है। सही है कि गलत है? इसको देखिए, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। अब इसको समझते हैं, तब इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। सूर्य है और सूर्य क्या है? सूर्य के पुलिंग फोर्स यानी कि खिंचाव बल के कारण, सूर्य क्या क्या है? पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स मतलब होता है, इसी को हिंदी में कहते हैं खिंचाव बल, खिंचाव बल, खिंचाव बल। इसके कारण क्या है? इसको ऐसे कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इसी के कारण क्या है? ये सौर मंडल को बिल्कुल बांधे हुए रखता है। तो एक ऊपर वाला तो एक नंबर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। हम क्या कहें कि तारों के प्रकाश से क्या होता है? ग्रह जो है प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और ग्रह है तो ग्रह का तो परिक्रमा करता है, उसको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे तारों का जो परिक्रमा करता है उसको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। और जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है? ये क्या है? इनके पास सिर्फ सूर्य के पास ही प्रकाश है और ऊष्मा है, और इनके पास क्या है? इनके प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं, और इनसे ही इनको लोगों को क्या है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत कौन किसका है? तो सूर्य का है। तो ये दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर, सौर मंडल के ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए? देखिए, ये सन है, सन है, और जितने भी प्लैनेट है इनका जो चक्कर लगाते हैं तो ऐसे चक्कर लगाते हैं,
वृत्तीय आकार में नहीं लगाते हैं, दीर्घ वृत्तीय आकार में, जिसको हम कहते हैं क्या, इस पाथ को क्या कहते हैं, इस रास्ते को क्या कहते हैं, इस मार्ग को क्या कहते हैं, जिस मार्ग में ये चक्कर लगाता है, यानी कि जितने भी प्लैनेट है वो चक्कर लगाता है, इस मार्ग को हम क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ मतलब क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, यहाँ पे है दिया हुआ दीर्घ वृत्ताकार, तो ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्ताकार। तो समझ में आ गया, ये रास्ता है, किस रास्ते से लगाता है, तो दीर्घ वृत्ताकार रास्ते से। तो समझ में आया कि सौरमंडल के ग्रह है कि, और जो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, किस रास्ते से चक्कर लगाते हैं, तो उसका किस आकार में चक्कर लगाते हैं या किस रास्ते से चक्कर लगाते हैं, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, वो रास्ता जो है दीर्घ वृत्ताकार रास्ता है। समझ में आया। अच्छा, 18 नंबर, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो देखिए, जुड़वा ग्रह हम किसको कहेंगे, जो आकार में भी लगभग क्या है, उसके बराबर हो। ठीक है, कोई भी ग्रह है यानी कि पृथ्वी के बराबर जो ग्रह होगा उसको, और जिसका डेंसिटी भी जो है उसके बिल्कुल इक्वल होगा। समझ में आया। तो हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह है। देखिए, तो यहां ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सन ले लीजिए, सन है, सन के जस्ट बाद क्या है, मरकरी है, मरकरी के जस्ट बाद क्या है, वेनस है, और वेनस के जस्ट बाद क्या है, अर्थ है। तो वेनस जो है अर्थ के बराबर है, क्यों कि अर्थ के क्या है, अर्थ के बराबर भी है, बराबर इक्वल भी है, बराबर। और दूसरा क्या है, इसका डेंसिटी यानी कि घनत्व, घनत्व भी क्या है, बिल्कुल क्या है, वेनस का अर्थ के इक्वल है। और तीसरा क्या है, व्यास भी देखिएगा तो लगभग जो है व्यास भी बिल्कुल इक्वल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्विन प्लैनेट कहते हैं। ट्विन प्लैनेट यानी कि इसको कहते हैं जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह। तो समझ में आया क्यों है। तो देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहेंगे, तो बोलिए फटाफट। तो शुक्र को, यानी कि अधिक वेनस ही है। ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं छोटा ग्रह कौन है, पहले ही बताए हैं कि आपको जुपिटर जो है ना, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और मरकरी जो है यानी कि बुध सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा है, ये हमारे सौर मंडल सबसे बड़ा छोटा। देखिए, तो बृहस्पति एवं बुध, ए नंबर हो जाएगा। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा, और बुध सबसे यानी कि सबसे छोटा है। जुपिटर सबसे बड़ा, और क्या है बोलिए, और मरकरी सबसे छोटा है। अब 21 नंबर देखिए, कौन से वे ग्रह है जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में करता है। ये मिसप्रिंट हो गया है। आपको बताना है कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल में, कौन सा वो ग्रह है जो क्या करता है, अन्य ग्रहों के तुलना में विपरीत दिशा में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, घूमता है। तो बताइए इसमें क्या होगा। देखिए, इसमें याद रखिएगा, तो सबसे पहले आप किसको याद रखिएगा, बोलिए, वेनस और यूरेनस। ठीक है, वेनस और यूरेनस, इस तरह याद रहेगा। वेनस मतलब शुक्र, और यूरेनस मतलब क्या होगा, अरुण। ठीक है, ये जैसे आपका सन है, तो एंटी क्लॉकवाइज लगभग जितने भी प्लेनेट है घूमता है, लेकिन ये प्लेनेट इसके विपरीत घूमता है। ठीक है, तो कौन कौन घूमता है, वेनस और यूरेनस। 3 नंबर, वेनस और यूरेनस याद रखिएगा, ये मिलता जुलता है इसलिए। अच्छा, 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहस्पति और शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। देखिए, किन ग्रहों के पास छल्ले हैं उसको, यानी कि रिंग प्लैनेट कौन कौन है उसको आपको बताना है कि छल्लेदार प्लैनेट कौन कौन है, उसको बताइए। बृहस्पति शनि के पास तो है, सही बात है, लेकिन यूरेनस और बृहस्पति में कंफ्यूजन होता है। यह शैली विभिन्न पदार्थों के क्या है, असंख्य होगा, असंख्य।
तो यह शैली विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की बनी पट्टियां होती है। ठीक है, तो सही बात है, छोटे छोटे पिंडों की पट्टियां बनी हुई होती है। जैसे मान लेते हैं ये सैटर्न को ही देखिए, सैटर्न है तो देखते हैं ना, ऐसे बिल्कुल छल्ला रहता है उसके चारों तरफ। तो ये जो छल्ला जो आपको दिखाई दे रहा है ये छल्ला, ठीक है, तो ये क्या है, यही क्या है, विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे पिंडों का पट्टी सब रहता है। पदार्थ का, बहुत सारा पदार्थ का बना हुआ छोटा छोटा पिंड ये छल्ला में रहता है, इस रिंग में रहता है। तो समझ में आया होगा। तो देखिए कौन कौन है, तो एक याद आप रखिएगा, याद रखिए, एक तो आप देखिएगा जुपिटर के पास भी छल्ला है, दूसरा तो सैटर्न के पास, सब कोई जानता है कि सैटर्न के पास जो है छल्ला होता है, और तीसरा आपको यूरेनस के पास भी छल्ला होता है। और यूरेनस विपरीत दिशा में भी गति करता है, ये भी याद रखिएगा। वेनस और यूरेनस क्या है, विपरीत दिशा में गति करता है, सूर्य के चारों ओर विपरीत कक्षा में जो है ये घूमता है। ठीक है, तो जुपिटर हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा और यूरेनस हो जाएगा। ठीक, तो आपका सी नंबर इसका आंसर हुआ। अब देखिए हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। एक चंद्रमा मतलब क्या है, सैटेलाइट्स जो है नहीं है। किन के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, उसको बताना है। के पास क्या है, नहीं है। और शुक्र के पास भी नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास नहीं है। तो याद रखिएगा, एक तो मरकरी के पास और दूसरा वेनस के पास, यानी कि बुध के पास, बुध और शुक्र के पास क्या है, शुक्र के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, एक भी सैटेलाइट नहीं है, एक भी सैटेलाइट तो नहीं, सैटेलाइट ही, एक भी सैटेलाइट नहीं है। समझ में आया। तो इसमें हो जाएगा आपका बुध और शुक्र। तो एक और तीन, एक तीन कहाँ है, एक और तीन, डी नंबर हो जाएगा। नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, किसके पास है। तो किसके पास सबसे ज्यादा होगा, एक तो देखिए सबसे बड़ा होगा, उसके पास सबसे ज्यादा होगा, जुपिटर है सबसे बड़ा। तो जुपिटर के पास कितना है, तो आपको 69 क्या है, सैटेलाइट्स है। और दूसरा क्या है, सैटर्न। तो सैटर्न के पास कितना है, 62 सैटेलाइट्स है, यानी कि 62 सैटेलाइट किसके पास है, सैटर्न के पास है। और मार्स के पास जो है, यानी कि मंगल के पास जो है 2 सैटेलाइट है। और मंगल के बाद आपको यूरेनस, बस 4 ग्रह के पास सैटेलाइट है। और यूरेनस के बाद 27 सैटेलाइट है। तो जुपिटर के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, तो इसमें कौन होगा, बृहस्पति, यानी कि 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये पूछ देता है बिल्कुल ऑप्शन में, जुपिटर के पास 69 है, सैटर्न के पास 62 है, और मार्स के पास यानी कि मंगल के पास 2 है, और यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट्स है। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है, और क्रम दे देगा। तो याद रखिएगा 69, 62, तो ये दो तो एकदम याद रखिएगा कि जुपिटर के पास 69 और सैटर्न के पास 62 है। और तीसरा क्या है, यूरेनस को याद रखिएगा, मार्स अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, क्या सही बात है कि गलत है, इसको बताना है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, तो ये दोनों आपको सही लग रहा है क्या, नहीं। देखिए अब इसको समझते हैं, इसको हम काटते हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए क्या है, ये आपका ये सन हो गया, और यानी कि ये सन के चारों तरफ जो है अर्थ परिक्रमा सन का कर रही है। ठीक है, और अर्थ का परिक्रमा क्या है, अर्थ क्या है, एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो ग्रह का परिक्रमा कौन करेगा, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह करेगा। जैसे मून क्या है, इसका परिक्रमा कर रहा है। तो ये अगर यहाँ पे, अगर मून अगर यहाँ पे अगर अर्थ आती है, तो मून भी इसके साथ साथ यहाँ पे परिक्रमा करते हुए आएगी। फिर अगर यहाँ पे अगर फिर पृथ्वी आती है, तो उसके साथ साथ चंद्रमा भी, यहाँ चंद्रमा को भी यहाँ पे आना ही होगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि सन के चारों तरफ जैसे जैसे ग्रह घूमेगा, वैसे वैसे उपग्रह सब भी घूमता है। तो सही बात है
कि ग्रह के साथ उपग्रह भी सूर्य का परिक्रमा करता है। यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, नहीं बिल्कुल गलत है। देखिए यानी कि क्या है, इसका व्यास कितना होगा, व्यास कितना हो जाएगा, यानी कि अर्थ के व्यास का ये चंद्रमा का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा ऐसा 4 मून को मिलाएंगे तब जा करके अर्थ होगा, समझ में आया। तो 1/4 व्यास हो जाएगा। अर्थ के व्यास का, चंद्रमा का व्यास जो है अर्थ के व्यास से 1/4वां व्यास है, समझ में आया। यानी कि 1/4 हिस्सा है। अर्थ को क्या करना पड़ेगा, अर्थ के व्यास के बराबर, यानी कि चंद्रमा को आने के लिए 4 चंद्रमा मिलेगा तब जाकर के अर्थ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, तो 1 नंबर सही होगा, तब केवल ए। अब आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। सही बात है, चंद्रमा से जब हम पृथ्वी से देखेंगे चंद्रमा को तो एक ही भाग दिखाई देगा, पूरा भाग तो दिखाई नहीं देगा, कारण कि वो तो हमसे दूर है, तो इसलिए। कारण चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। बिल्कुल बात गलत है, क्यों, डायरेक्ट बोल दिए क्यों। अब देखिए, जैसे ये तो सही है कि हम यहाँ पे अगर हम क्या है, हम अपने ये यहाँ पे मून है, ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा है, और यहाँ पे हम पृथ्वी से अगर देखते हैं तो इसका ये वाला पार्ट ही दिखाई देगा, पीछे वाला पार्ट तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो एक भाग दिखाई देगा, तो ये नंबर तो आपका बिल्कुल सही हो गया। लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी का चक्कर देखिए, ये अगर अर्थ है, ठीक है, और इसका चक्कर अगर चंद्रमा चक्कर लगाती है तो 2 तरह से रोटेशन हम, एक तो क्या है अपने एक्सिस पे ये घूमेगी, तो अपने एक्सिस पे भी क्या है 27 डेज में ये क्या करती है, घूमती है, यानी कि अपने एक्सिस पे भी घूमती है, और ये रिवॉल्व भी करती है अर्थ का, यानी कि अर्थ का परिक्रमा भी करती है लगभग 27 डेज में ही, लगभग ये भी 27 डेज में परिक्रमा करती है। समझ में आया, यानी कि अपने अक्ष पे घूमी, ठीक है, यानी कि अपने अक्ष पे भी घूम रही है, यानी कि रोटेशन भी हो रहा है और दूसरा रिवोल्यूशन भी हो रहा है। तो रोटेशन भी 27 दिन में, ठीक है, यानी कि अपने धुरी पर भी घूमती है 27 दिन में, और रिवॉल्यूशन भी 27 दिन में, यानी कि चारों तरफ भी घूमती है तो 27 दिन में। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, नहीं बिल्कुल गलत है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। तो ए और आर, देखिए ए सही है, आर गलत है, तो सी नंबर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, यानी कि सूर्य क्या है, यहाँ पे अगर सूर्य है तो सूर्य के पास जो है ना, सूर्य का चक्कर जो है, ग्रह उपग्रह ये तो लगाते हैं चक्कर, उसके साथ जो है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक फैली सफेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह को क्या कहते हैं। देखिए हम पहले ही बताए लेकिन पूरा नहीं बताए, ये इसको हम गैलेक्सी कहते हैं, यानी कि आकाश गंगा कहते हैं, गैलेक्सी। और इधर क्या है, कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन में हम क्या बताएं, कॉन्स्टिलेशन में क्या बताएं, कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन में क्या है कि ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ये भी तारों का समूह है, और ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है। लेकिन इसमें देख रहे हैं खुले आकाश में क्या एक छोर से दूसरी छोर तक पट्टी की तरह बिल्कुल जो है फैली रहती है, और इसमें क्या है, बहुत सारे तारों का समूह रहता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब बहुत अच्छा जो है आकृति में नहीं रहता है, यानी कि ये आकृति नहीं बनाता है, ये सिर्फ जो है फैली हुई है, लेकिन इसका क्या होता है, एक सर्टेन इमेज बनता है, तो इसको कॉन्स्टिलेशन हम कहते हैं। लेकिन हमको तो गैलेक्सी समझना है, तो सही बात है, एक छोर से दूसरी छोर तक फैली हुई क्या है, सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह होता है, जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं, यानी कि गैलेक्सी कहते हैं।
तो गैलेक्सी किसको कहेंगे? तो ये क्या होता है? तारों का समूह होता है जो सफेद पट्टी के रूप में एक छोर से दूसरी छोर तक फैली हुई है। तो आपको ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आगे मिसप्रिंट हो गया है, यानी कि दोनों सही होगा, दोनों दोनों सही होगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो हम आशा करते हैं आपको अगर इसमें किसी तरह का भी क्यूरी होगा, किसी तरह का भी प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आपको इंग्लिश का भी सीरीज चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।